आप हाफिज से, कसाब से भी मिलो। कॉमन चीज क्या थी? कसाब लोग मर रहे थे तभी हंस रहा था। और इसी आधार का, वही पिक्चर का मैंने कोर्ट में आधार लिया था। ये भी हाफिज सईद जो है उसका काम कि यंग लड़कों को भड़काना। ऐसे कहा जाता है बहुत सारे बॉलीवुड के मूवीज बन रहे जहां फंडिंग दुबई से आती। बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस की जिसको बुलाया वो जाते थे। ये ना सर बहुत सुना है हमने। लीगली आप ब्रेक डाउन कर सकते हो कि क्या हो रहा था? गुलशन कुमार की साजिश हमारे मुताबिक, इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो हुई थी वो तो दुबई में हुई थी और एक बॉलीवुड के शो के अंदर हुई थी। जब बॉम्ब ब्लास्ट की खबर आप तक पहुंची, साइकोलॉजी क्या थी? 12 मार्च 1993 में 12 जगह अलग अलग एक ही वक्त पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए। जब दुबई में ये बॉम्ब ब्लास्ट करने की जब साजिश हुई थी, टाइगर मेमन था, दाऊद इब्राहिम था और कुछ लड़के पाकिस्तान के थे। ऐसे सीरियल किलर्स की साइकोलॉजी होती क्या? पैसा कमाना, इजी मनी, क्रूएल, पढ़ाई कम लेकिन शातिर दिमाग के। रेप लॉ बदलेगी आपके मुताबिक? रेप लॉ को और भी सुधारना करना जरूरी है। ये भी मैं मानता हूँ कि झूठे इंजाम लगाने से बचने के चाहिए। रेप की वजह लैक ऑफ एजुकेशन होती है, एक्सेसिव परवर्जन होती है। पॉर्न कल्चर जो आ गया ना आजकल, तुम्हारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी जो दिखाया जाता है वो भी एक जिम्मेदार कारण है। उज्जवल निकम सर एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, हमारे देश के शायद वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी लॉयर्स रह चुके हैं। बहुत इंटेंस कॉन्वर्सेशन है आज की, कानून के सब्जेक्ट को लेकर, लॉ के सब्जेक्ट को लेकर, क्राइम के सब्जेक्ट को लेकर। बैठकर एंजॉय कीजिए, बहुत ज़्यादा इंटेंस एपिसोड है और आप बहुत कुछ सीखोगे आपके खुद के देश के बारे में। इट्स उज्जवल निकम सर ऑन TRS। उज्जवल निकम का स्वागत है TRS में। मैंने आपसे पहले भी कहा, अब भी कहूँगा, मज़ा आ रहा है कि आप स्टूडियो आ गए और आपसे बात करने का मौका मिला। जी जी। जिस इंसान के बारे में मैंने पढ़ा है, जिसको मैंने टीवी पे देखा, अब सामने बैठा, थोड़ी अलग फीलिंग है। थैंक यू सर। नहीं अभी पहला सवाल ये है सर कि आप कैसे हो? लाइफ में देखो बहुत सारे ऐसे हैं जो घटनाएं होती है जिससे तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। मैं तो इत्तेफाक से 93 बॉम्ब ब्लास्ट जैसे बंबई में हुआ उसके बाद ही मैंने बंबई देखा। मुझे पता ही नहीं था कि बंबई का पुलिस कमिश्नर का ऑफिस कहाँ है, क्या नहीं, और माहौल बंबई में उस वक्त अलग था। और जब मुझे यहाँ न्योता दिया गया कि भाई आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हैसियत से आइए, मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। मन में तो डर था ही कि भाई बंबई एक अलग शहर है, क्या इसमें मैं टिक पाऊंगा? मेरी पूरी शिक्षा मराठी में हुई है, क्या इतनी है बड़े बड़े लॉयर्स, लेकिन मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो बड़ा है। तभी भी अभी भी। हाँ। खुद का सवाल पूछना चाहूंगा पहले। जी। केसेस के बारे में बात करेंगे, 93 के बारे में बात करेंगे, जी। कसाब के बारे में बात करेंगे, हाफिज सईद के बारे में बात करेंगे, सब कुछ जानना है। पर पहले थोड़ा सा साइकोलॉजिकल सवाल है। पहला सवाल ये है कि आप अबू सालिम से भी मिलो, बिल्कुल, कसाब से भी मिलो, बिल्कुल, और अनगिनत क्रिमिनल से मिलो। हाँ। उन सारों में कॉमन चीज ईविल होती है, बुराई। फेयर टू से? यस। पहला सवाल है कि उन सारों में कॉमन चीज क्या थी? दूसरा सवाल यह है कि ईविल यानी कि बुराई आपके अकॉर्डिंग होती क्या है? देखिए, ये अगर कॉमन तीनों में कहेंगे जी, तीनों को अलग अलग मैं कंपार्टमेंट में रखता हूं। अबू सालेम ये ऐसे गिरोह में शामिल था कि जिस गिरोह का उसे वो भगवान मानता था क्योंकि पैसे मिलते थे, और इस गिरोह के सरनाक जो थे, जो कहते थे, वो बोलता कि मालिक की आज्ञा है, हमें काम करना है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन जहां तक कसाब है, कसाब जैसा लड़के को एक ब्रेन वॉश किया था और उनको लग रहा था कि हमने जाना चाहिए बाहर, इंडिया में मारना चाहिए। इन लोगों ने 10 आतंकवादियों ने बेगुनाह लोगों को मारे। उसमें सभी रिलीजन के लोग थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे।
तो क्या सिर्फ उनको एक जमात, एक रिलीजन को मारने को कहा था? नहीं, सभी को तबाही मचा दो, तभी इंडिया में आने में से कोई डर सकता है। ये मकसद ढूंढना जरूरी था। तीसरा जो आप जो कंपार्टमेंट बता रहे, जैसे हाफिज शहीद हो, जो लश्कर तोयबा या जमात उद दावा का फाउंडर प्रेसिडेंट हो, ये भी हाफिज शहीद जो है उसका काम क्या है कि यंग लड़कों को भड़काना, उनकी माथी भड़काना। जैसे हमारे आज देश में भी कुछ लोग यंग लड़कों की माथी भड़का रहे, ऐसी चिथावनीखोर भाषण देना करना कि जिससे ये हमारी यंग जनरेशन खवल उठेंगे, गुस्सा आएगा। ये उनका एक तीसरा कंपार्टमेंट है। तो मैं अलग अलग देखता हूं। आपने जो एक सवाल किया कि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर यही इनमें तीनों में है कि हमारा एक गरूर, हमारी एक कीर्ति जो है कि हम टेरर है। लेकिन क्या आज ऐसा होता है? नहीं होता है। जब बॉम्ब ब्लास्ट की खबर आप तक पहुंची, आपकी उम्र क्या थी तब? मेरी उम्र कम से कम वहां 35-36 हुई। 35 to 36 के रेंज में। पर जब ये खबर आप तक पहुंची, पहले खबर, पहले साइकोलॉजी क्या थी, और फिर एक प्रोफेशनल लॉयर के पर्सपेक्टिव से भी बताइए जी कि जब केस आप तक पहुंचा तो हुआ क्या था। और क्योंकि बहुत सारे जेनजीज ये पॉडकास्ट देख रहे, थोड़े एकदम बेसिक पर्सपेक्टिव से कॉन्टेक्स्ट देकर थोड़ा समझाइए कि कहानी क्या है सर। यार YouTube से कमाई कितनी होती है? पॉडकास्टिंग वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉनर्स है फॉर मल्टीपल लेवल्स। पर इसके पीछे भी ना एक टेक्निक होता है, कुछ हैक्स होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको YouTube पर ग्रोथ मिल गई तो आपको सोशल मीडिया में ऑटोमेटिकली ग्रोथ मिल जाएगी, आप ऑटोमेटिकली पैसे कमाओगे। पर आज के ज़माने में YouTube एक पॉडकास्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आपको भी ये सीखना है कि पॉडकास्टिंग की शुरुआत कैसे करते हैं, तो आपका भाई लेके आया है एक कोचिंग बेस्ड कोर्स, बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक। अगर आपको भी खुद की पॉडकास्टिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है तो ये है हमारा स्पेशल बियर बाइसेप्स के उसका पॉडकास्टिंग 101 कोर्स, लिंक डाउन बिलो। देखिए 93 में 12 मार्च 1993 में 12 जगह अलग अलग एक ही वक्त पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए। जैसे ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए पूरे दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि हमारे देश में पहली बार 12 अलग अलग जगहों पे सेम टाइम पे बॉम्ब स्फोट हुए थे। और बॉम्ब स्फोट में काला साबुन उस वक्त उनको कहा जाता था, आरडीएक्स को। आरडीएक्स ये नाम किसी को पता ही नहीं था। ये काला साबुन हाईली, फिर बाद में पता चला कि ये हाईली मिलिट्री एक्सप्लोजिव मटेरियल है। तो ये बॉम्ब ब्लास्ट होने के कारण, मैं तो जलगांव में था 12 मार्च को भी, तो 13 मार्च को देखे न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी न्यूज आई। उस वक्त तो टीवी का जमाना नहीं था, दूरदर्शन शायद होगा, मुझे लगता नहीं था दूरदर्शन भी। तो ये सुनने के बाद हम एकदम जगह किसने किए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चर्चा शुरू हुई। और 10-15 दिन के मुझे बॉम्बे पुलिस से फोन आ गया। 10-15 दिन बाद मुझे थोड़ा हल्के से पॉज कर दे। हाँ जी, सॉरी, पर इस मोमेंट से पहले आपने दाऊद इब्राहिम के बारे में सुना क्या था और पता क्या था? दाऊद इब्राहिम एक गैंगस्टर है, इतना ही सुना था। दाऊद इब्राहिम एक शख्स जो हमेशा हम टीवी में बाद में देखें कि गॉगल लेके और वो छोटा राजन दोनों बैठे हैं, आपने भी देखा होगा तो पिक्चर, वही पिक्चर देखा था। बट देयर वाज नो पर्सपेक्टिव नहीं कि दाऊद इब्राहिम के बारे में मुझे उस वक्त व्यक्तिगत रूप में कोई जानकारी नहीं थी। एक स्मगलर है, चांदी का सोने का स्मगलिंग करता है, इतना ही जानकारी उस वक्त थी। ओके, 10-15 दिन बाद। हाँ, फिर 10-15 की जलगांव के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस दीपक जोग, ये खुद मुझे शाम को मिलने को आए। जलगांव में मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पेडर पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, मैं वहां भी प्रोसिक्यूशन का ही काम करता था। उन्होंने मुझे कहा कि भाई मुंबई पुलिस से आपसे दरखास्त की है उन्होंने कि आपको ये केस चलाने के लिए वो कह रहे, तो आप एक्सेप्ट करेंगे क्या? मैंने तो हाँ बिल्कुल नहीं कहा। पहले मैंने तो कहा हाँ, मैं तुम्हारे पेपर्स देखूंगा क्या है क्या नहीं, फिर मैं कहूंगा कि मैं एक्सेप्ट करूंगा क्या नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, आप कब निकलोगे? मैं 3-4 दिन के बाद निकलूंगा। बोले नहीं जल्दी नहीं जाना है आपको, कल ही निकलो। बोले ठीक है कल निकलेंगे। मैंने मेरे घर में मेरी माँ को बताई, माँ डर गई, अरे 12 मार्च को इतने बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तुम क्यों जा रहे भाई? तुझे पता है क्या कोई उसमें कितने लोग मर गए हैं?
तुमको क्या प्रोटेक्शन रहेगा, क्या सिक्योरिटी रहेगा। मैंने माँ को कहा कि माँ, तू, मेरा जन्म हनुमान जयंती को, आज भी हनुमान जयंती है, और हर हनुमान जयंती को तू मुझे कहते कि नारियल ले उज्जवल और मंदिर में चढ़ा क्या। देखो, और हाँ, आपकी यहाँ भी आज हनुमान का, आज सुबह ही मैं गया था हनुमान मंदिर में, तो ये बड़ी इत्तेफाक की बात है भाई। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। कंटिन्यू। तो जाने के बाद मैंने मेरे माँ को समझाया कि माँ, ऐसा कुछ नहीं होता, तकदीर में जो लिखा है वही होने वाला है, आप चिंता क्या को। और मैं कोई किसी से दुश्मनी थोड़ी बोल रहा जी, मैं कानूनी काम करने वाला है, मुझे व्यक्तिगत रूप से किसी से दुश्मनी नहीं है। नहीं तो आप मत जाओ, ये मैं अच्छा नहीं है, बम्बई में क्या होता है, तुमको बम्बई में गए भी नहीं, तुम कभी रहे नहीं, कहाँ रहेंगे तुम, मतलब बम्बई पुलिस अरेंजमेंट कर। पिताजी नहीं थे, पिताजी तो गुजर गए थे मेरे 87 में। बोले ठीक है, बोले जाओ। पिता, वहां जाने के बाद मैंने देखा बॉम्बे पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस MN सिंह थे। सिंह साहब से मिले, और सिंह साहब का बड़ा जो ऑफिस था, उन्होंने सब पुलिस इंस्पेक्टर्स, ACPs, DCPs को बुलाया। 40-45 इंस्पेक्टर आ गए, 45। और जब उन्होंने देखा मेरे पास, तो उनको थोड़ी एक भावना ये थी, ये गांव का लड़का क्या काम करेगा, इसको काय को बुलाया है। उस वक्त तो दुबला था अभी थोड़ा सा। तो सभी एक उनके नजर में, मेरी तो पहले से ही एक आदत थी कि देखने के बाद पहचानना क्या आदमी किस प्रकार के। मैंने ये सब पुलिस इंस्पेक्टर के पास देखा, तो पुलिस इंस्पेक्टर मेरे पास भी ऐसे देखते थे। उनको लगा कि ये गांव वाला लड़का गांव से क्यों बुलाया भाई इसको। MN सिंह साहब ने कहा कि भाई ये उज्जवल निकम है, ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, और ही विल बी वन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मुझे उसमें और एक भी थे। तो मतलब मैंने जब MN सिंह बोले कि ही विल बी वन ऑफ द प्रोसिक्यूटर, मैंने उसी लिए मन ठान लिया था कि नहीं, आई विल बी द ओनली पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन दिस केस। पूरी बॉम्ब्लास्ट केस मेरे नाम से लिखी जाएगी, मेरे नाम से बताइए। ये मैंने ठान लिया था कि मैं इस केस में ऐसा काम करूंगा। हाँ, कमिश्नर ऑफ पुलिस ऐसे कहते हैं क्या, देख लीजिए। फिर मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से बात की, मैंने कई उनसे बातें बताई, कई इन्वेस्टिगेशन के बारे में उनसे राज ली, कई उनको समझाया किस प्रकार चलना है, क्या प्रकार केस इन्वेस्टिगेशन, और इस प्रकार हमने वो केस चलाई। 123 पीपल वेर फेसिंग द ट्रायल, और उनमें से 100 लोगों को सजा हुई। 93 बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ, उसके पीछे देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसरिप्रेजेंटेशन, प्रोवोकेशन। उसी वक्त भी जब दुबई में ये बॉम्ब ब्लास्ट करने की जब साजिश हुई थी, टाइगर मेमन था, दाऊद इब्राहिम था, टाइगर मेमन के भाई थे, और यहां बंबई के 3-4 लड़के, और कुछ लड़के, जो 3 लड़के लोग थे वो पाकिस्तान के थे। उनका नाम आखिर तक पता नहीं चला, लेकिन जब इन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया पाकिस्तान में, तब वहां इमिग्रेशन से उनको कोई एग्जामिन नहीं किया, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इमिग्रेशन के फॉर्मेलिटीज करना पड़ता है। इफेक्टिवली पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी। इनडायरेक्टली मैं ये कहूंगा, वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट की उस वक्त ये चार्ज नहीं लगाया गया। जो एलिमेंट्स ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने दाऊद इब्राहिम का लॉजिस्टिकल नेटवर्क का फायदा उठाकर बिल्कुल ये बॉम्ब ब्लास्ट कैरी आउट करा। बिल्कुल साजिश शायद किसी और की थी, पर दाऊद इब्राहिम के थ्रू एग्जीक्यूशन हुई। हाँ बिल्कुल, ये प्रूवन दाऊद इब्राहिम को पता था कि वो ये करने जा हाँ, उसको तो एजेंडा तो मालूम था। आपने कभी ये सोचा कि उन्होंने अग्री क्यों किया ये करने के लिए, कि वो भी एक्चुअली भारतीय है, तो फिर पाकिस्तान की साइड क्यों ली? देखिए, एक गुनहगार जब करता है काम, तो उसको पूरा मालूमात रहता है क्यों कर रहा है, पूछने की जरूरत क्या है। वो कानून की शिकंजे से अभी भी भाग रहा, तो ये इसका तो कोई मतलब नहीं है ना उसने क्यों किया है। उसको दहशतगर्दी मारा करना ही था। उस शख्स के बारे में आपने क्या जाना है आपके करियर के थ्रू, दाऊद इब्राहिम? नहीं, देखिए, दाऊद इब्राहिम के बारे में मैंने इतना ही जाना है कि आज भी वो कराची में है और ISI के प्रोटेक्शन में हुआ है। ओके, कैसा लगता है लाइफ के इस स्टेज पर कि जेड सिक्योरिटी आपके साथ है? डर लगता है या अच्छा लगता है? नहीं, डर भी लगता नहीं और अच्छा भी लगता नहीं। ये लाइफ में हमें सब झेलना पड़ता है भाई साहब।
रणवीर जी, आप इतने अच्छी तरह से आपका टीआरपी है, तो क्या आपको नहीं लगता रणवीर जी कि आपके इस लाइन में लोग आपका दुस्साहस करते होंगे? करते हैं ना? तो होता ही है ऐसा। कई कई बार ऐसी चीजें छोड़ी जाती है, एयर में पकड़ी जाती है, मार्केटिंग किया जाता है, लेकिन इसलिए मैं आज देखने आया कि क्या सचमुच रणवीर जी क्या है। पर मेरे से अगर लोग नाराज हो जाते हैं ना, वीडियो बनाते हैं, मतलब मेरे को शूट नहीं करते हैं। ये बात सही है, पर भगवान की कृपा से, हनुमान की कृपा से ऐसा कोई किसी ने आज पर मेरे पे, और मैंने बताया ना, अबू सालेम भी, जिस मुलजिम को मेरे वस्ते से सजा हुई, वो अबू सालेम भी मेरी तारीफ करता है जेल में से। ये क्या है? ये मेरी कामयाबी है कि मैंने एक गुनहगार के मन में इस प्रकार विचार जागृत किया कि भाई तू अच्छा था, लेकिन तूने ये दूसरा रास्ता पकड़ा, इसलिए तुझे सजा हुई। तेरे में जो अच्छाई है, उसने बुराई पे मात करने पे भगवान ने तुझे एक और अवसर दिया है। ये उसका नतीजा ये है कि वो जेल से चिट्ठी लिखता है। कॉन्टेक्स्ट दीजिए फिर से अबू सालेम के बारे में। कौन थे, कौन है, और क्या हुआ? देखिए, आपको पता है कि अबू सालेम ये दुबई में थे जी। अनीस इब्राहिम का करीबन साथीदार माना जाता है। अबू सालेम जो थे वो हमेशा दुबई से अनीस इब्राहिम के कहने पर थ्रेटनिंग कॉल करते थे, धमकियां देते थे, और प्रदीप जैन एक बंबई के बिल्डर थे, उनको भी उन्होंने धमकी दी थी। फिर उन्होंने शादी की मोनिका बेदी से, और कुछ कारण ऐसा हुआ, पुर्तगाल में चले गए। पुर्तगाल में पता चला हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी को कि वो दूसरे नाम से रहते थे पुर्तगाल में। पुर्तगाल और हमारा एक करार था, एग्रीमेंट था, उसके तहत उसको पकड़ा गया और उनको यहाँ लेके आ गए। उनके खिलाफ मैं प्रदीप जैन की मर्डर केस चला रहा था। मैंने देखा कि इनके पिताजी भी वकील थे। जब मैं कोई भी क्रिमिनल जिनके खिलाफ मैं केस चलाता हूं, उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ लेता हूं। क्यों? नहीं, हिस्ट्री पढ़ने से मुझे पता चलता है कि किस हालात में इन्होंने गुनाह किया है। क्या इनबॉर्न ये क्रिमिनल है? क्या इसमें क्रूएल्टी कितनी है? क्या ये डॉन क्यों बना? उसकी वजह क्यों है? तो मेरा काम ये रहता है कि कोर्ट को ये बताना कि इसको सजाए मौत दी जाए, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 रीजंस है। और एट द सेम टाइम पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये सिर्फ सजा बनाने के लिए नहीं है, टू असिस्ट द कोर्ट एंड टू स्पीक बैलेंसली। अगर कोई आरोपी के बाजू में भी पक्ष साइड हो तो मुझे कोर्ट को बताना चाहता है। गेटवे ऑफ इंडिया झवेरी बाजार की बॉम्ब ब्लास्ट में मैंने एक लड़की को कोर्ट को दरखास्त की थी, लड़की को छोड़ा जाए। वो उसके माता पिता के साथ थी। 93 में 2003 मार्च 2003 में 15 मार्च 2003 में ट्विन बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे गेटवे ऑफ इंडिया इन झवेरी बाजार में। तो उसमें एक शख्स, उसकी वाइफ और उनकी लड़की और उनका एक दोस्त को पकड़ा गया था। वो रेकी करके आए 25 मार्च के पहले 24 मार्च को, देख के आए कि कहां बॉम्ब ब्लास्ट हमें प्लान करना है, क्या नहीं। लड़की भी साथ में थी। 25 मार्च को बॉम्ब ब्लास्ट हुए, पुलिस को पता चला, मिला, पकड़े सब। जब मैंने देखा कि उस लड़की के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो कोर्ट को मैंने कहा कि इस लड़की को छोड़ा जाए, डिस्चार्ज। कोर्ट ने दरखास्त, मेरी एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट, उसको छोड़ दिया गया। उनको, बाकी को लोगों को सजाए मौत हुई, अभी तक पेंडिंग है, हाई कोर्ट ने कंफर्म की है। कहने का मतलब यह है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल ये इस प्रकार होता है कि सिर्फ सजा, ये मौत और सजा देने का काम नहीं है। कोर्ट को सच क्या बात बताना, कोर्ट को असिस्ट करना, और ये पूरे तुम्हारा आर्गुमेंट्स, लॉ पॉइंट, क्या फैक्ट्स है, किस तरह से आर्टिकुलेट करते हैं। दोनों पाकिस्तान और कसाब के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं। कहां से स्टार्ट करें, पाकिस्तान से या कसाब से? 26/11 बंबई का हमला, यही तो बड़ी चीज आज देश में थी। अपने नजरिए से समझाइए, शेयर कीजिए पर्सपेक्टिव। नहीं, देखिए 26/11 की आतंकी हमला बंबई में, मैं ये बात जरूर ख्याल में रखूंगा कि एक ऐसा घिनौना काम जिस शक्तियों ने किया, उसे ना हमारा देश माफ कर सकता, ना मैं खुद माफ कर सकता हूं। क्योंकि 26/11
10 आतंकवादी आते हैं और 10 आतंकवादियों को एक माइंडसेट उनका था कि तबाही मचाना। उन्होंने तबाही मचाई ना। उन्होंने ये देखा कि हम जिसको मार रहे हैं किस जात का है, किस धर्म का है, नहीं, ये नहीं देखा उन्होंने। सिर्फ बंबई की तबाही करना। और मैं जब मुझे ये मैटर के बारे में सरकार ने कहा कि ये ट्रायल आप चलाइए, तो मुझे याद है कि अजमल अमीर का साहब यही एक इकलौता पकड़ा गया था। बाकी के लोग तो एनकाउंटर में मारे गए थे। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हो चुका था। अभी सिर्फ सवाल यह था कि सिर्फ कसाब के खिलाफ ट्रायल चलाना, जो जिंदा पकड़ा गया है, क्या सभी जहां जहां टारगेट अटैक हुए वो ट्रायल, यानी आपको समझाता हूं, होटल ओबेरॉय, ताज, वहां के तो आतंकवादी मारे गए जी। नरीमन हाउस के आतंकवादी मारे गए। अजमल कसाब पकड़ा गया जो अबू इस्माइल के साथ था। दोनों मरीन ड्राइव से जा रहे थे, बीच में पुलिस ने पकड़ा चौपाटी के, यहाँ विनोली चौपाटी के पास। हमारे तुकाराम उमड़े जो शहीद हो गए, उनके और उनकी टीम ने, तुकाराम उमड़े तो शहीद हो गए उस फायरिंग में। तो वो ट्रायल सिर्फ अबू इस्माइल तो मारा गया, कसाब जिंदा पकड़ा गया। जब मैंने पूरी ये हिस्ट्री पढ़ी तब मेरे पास दो प्रकार की सोच थी। सिर्फ अजमल कसाब यानी उसको सीएसटी की केस चलाना, क्या नहीं चलाना, क्या पूरी ये भी इंसिडेंट जो हुए हैं जिसमें मर गए हैं उसमें तो कोई आरोपी बचा ही नहीं है, तो ट्रायल किसके खिलाफ चलाएंगे? तो वो ट्रायल मिक्स करना क्या नहीं मिक्स करना, ये बड़ा अहम सवाल था। ये पहली बार आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं। उस वक्त केंद्र सरकार में जो तत्कालीन सरकार थी उस वक्त, उनमें से एक मिनिस्टर साहब का कहना था कि सिर्फ कसाब की केस चलाओ, बाकी के केस छोड़ दो, क्योंकि उसमें अभियुक्त तो मर गए, क्या ट्रायल चला के क्या फायदा। ये उनकी सोच मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब ने मुझे बताई कि उज्जवल जी हमें सिर्फ कसाब के खिलाफ ही केस चलाना है। मतलब क्यों? नहीं, उन्होंने मुझे बताया, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा कहना है, उस वक्त तत्कालीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बोले कसाब की केस जल्दी चल जाएंगी तो जल्दी खत्म हो जाएंगी ट्रायल, 2 महीने में कसाब का नतीजा आ जाएगा, क्योंकि अगर तुम पूरे ट्रायल इकट्ठा चलाएंगे तो उससे फायदा क्या, उसमें तो अभियुक्त तो मारे गए। तो मतलब देखिए, मैंने उनको कहा कि अजमल कसाब इसको फांसी के फंदे तक लेके जाना ये मेरा टारगेट नहीं है। मुझे ये सोचना है कि 10 आतंकवादी कहां से आए। वो तो पाकिस्तान से तो जाहिर था, क्यों आए, तबाही मचाने के लिए, ये भी जाहिर था, लेकिन किसके कहने पर आए, किसने भेजा इनको? सिर्फ पाकिस्तान पे उंगली उठा के नहीं चलेगा, क्योंकि हमें दुनिया को बताना है रणवीर जी कि इसके पीछे कौन है। 26/11 कहते हैं। मैंने कहा अगर हम सिर्फ कसाब के खिलाफ ही केस चलाएंगे तो साजिश कैसे साबित कर सकते हैं? कमिश्नर साहब सोच में गिर गए। तो बोले आपका ओपिनियन क्या? मतलब मेरा ओपिनियन ये है कि कसाब के साथ जो भी बाकी के अटैक हुए वो भी केस चलाइए, साथ में हम सिंगल चार्जशीट दर्ज करेंगे। वो लेकिन उससे ट्रायल को थोड़ा वक्त लगेगा, तो मतलब लगने दो, मुझे उस बात की फिक्र नहीं है ट्रायल कहां तक चलती है और कसाब को कब फांसी होती है। मुझे इस बात की फिक्र है कि हम दुनिया के सामने क्या साबित करने वाले हैं। क्या अगर हम सिर्फ कसाब के खिलाफ केस चलाएंगे तो साजिश के लिए तो 2 तो लोग चाहिए, अबू इस्माइल तो मर गए, फिर साजिश के बारे में हमारे पास सबूत क्या है? तो हम अगर ये पूरी कंबाइन कर देंगे तो हम ये साबित कर सकते हैं कि ये साजिश के हिस्से पे आए, साजिश के मुताबिक इन्होंने अलग अलग। पब्लिक में चर्चा तब ये थी कि इतना टाइम क्यों लग रहा है फांसी तो को देखिए लेकर। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगा।
रणवीर जी मैं बता रहा हूं, 7 महीने के अंदर हमने एक केस खत्म किए, 8 महीने के अंदर में हमारा पूर्ण आर्गुमेंट हो गया, फिर वो हाई कोर्ट में 4-5 महीने लगे, सुप्रीम कोर्ट। ये कानूनी प्रोसेस है, क्योंकि हमारा कानून ये कहता है देश का 100 गुनहगार छूट गए तो चलेगा, लेकिन एक निरपराध सजा होता। और इसलिए कसाब के लिए भी 2 वकील दिए थे सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से मैं अकेला लड़ रहा था। तो ये फिर मैंने कहा कि नहीं, हम पूरी ट्रायल जॉइंट ट्रायल चला देंगे। मैं आपके दर्शकों को भी ये बात बताना चाहता हूं कि कसाब को जल्द से जल्द उसका केस ट्रायल खत्म हुई थी, और ये ट्रायल खत्म होने के कारण आज, इसलिए क्योंकि नहीं तो आज भी देखिए 26/11 के आतंकी हमले के पहले भी हमारे देश पे बहुत आतंकी हुई है, कश्मीर में हुआ है, लेकिन हम कहते थे कि पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के लोगों ने चेतावनी दी इसलिए कश्मीर में ये हो रहा है। दुनिया विश्वास नहीं रखती थी। 26/11 के आतंकी हमले के बाद दुनिया ने पहली बार विश्वास रखा कि पाकिस्तान में इसकी साजिश हुई थी। और अगर वो सिंगल केस होता तो नहीं फिर समझ, दुनिया को नहीं पता चलता। पाकिस्तान बोलता था यार ये कसाब बिसाब कौन है, ये नौटंकी कुछ भी लाते भारत, क्यों कसाब आएगा अकेला। तो पूरी हमने ये कनेक्टिविटी कनेक्ट जो है ना वो ज्वाइन कर दी थी। उस केस के दौरान आप कितनी बार कसाब से मिले खुद? रोज डेली मिलता था, हर दिन? हर दिन। कुछ भी बदला ओवर टाइम? नहीं, लास्ट उसमें बदलाव था। मैं तो उससे भी बात करता था। एज क्या? एज उसकी 20 से 22 तक, 22-23 तक थे। डॉक्टर का ओपिनियन था, क्योंकि हमने तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट हमें नहीं मिला, 22 से 24 तक था उसका। एक टेररिस्ट का जन्म होता है ब्रेन वॉशिंग की वजह से। कहा जाता है कि नहीं ये जो भारत के लोग हैं बुरे हैं, बुरे बुरे, मारो 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 मारो, ब्रेन वॉश हो गया। तो आप कह रहे हो कि एंड में वो थोड़ी सी ब्रेन वॉशिंग भी साफ होने लगी थी? हाँ, बिल्कुल साफ होने लगी थी। बताइए सर, इन डिटेल बताइए कि क्या आपका पर्सपेक्टिव। देखिए, कसाब से मैं तो मिलता था। क्यों कसाब, कैसे चल रहा है, आज क्या हिसाब करेगा तू, तेरा हिसाब तो मैं करूंगा। मैं कहता था, मैंने ये भी कहा कि कसाब बदले तुमने रंग, बदले बहुत नकाब, फांसी तक ला ही देने वाले हम तुझे कसाब। क्योंकि कसाब हर वक्त कहता था कि मैं ये नहीं हूं, वो नहीं है, मैं नाबालिग हूं। देखो, इनको ये जो आतंकवादी रहते हैं ना, उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, कोर्ट में क्या कहना है, पुलिस को कैसा गुमराह करना है। और इसलिए जब ये हमने देखा था कि एक लड़का कम से कम, रणवीर आपकी हाइट का था, आपके हाइट का एक लड़का, थोड़ा सा वेट था, आंखें उसमें घारे थे, और एक बेस्ट शूटर था। वो मुझे बादशाह कहता था, क्योंकि उसको मालूम था भी कोर्ट में जाके पुलिस सैल्यूट करती है मुझे, रिस्पेक्टफुल बात करते सब पुलिस ऑफिसर। उसका लगता है कि ये, उसको ये बाद में मालूम हो गया कि ये सरकारी वकील है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो इसे वो तो पता चलता था। और लेकिन एक होशियार लड़का था, बहुत होशियार था। फिर भी ब्रेन वॉशिंग हुई थी? आखिरी में ब्रेन वॉश हुई ना, उसको तो हमने बताया ना, पुलिस उन लोगों ने बताया, अधिकारी ने नहीं। मतलब अगर होशियार था तो टेररिस्ट ने फिर भी उसको ब्रेन वॉश किया? बिल्कुल ब्रेन वॉश किया। उसको गरीबी थी, पैसे दिए थे। देखो, ये दोनों चीजें साथ में चलती है। उसको तो एक्सपोज पहले डॉन, पाकिस्तान का न्यूज पेपर ने एक्सपोज किया, और डॉन ने यह कहा कि इस बात का है, इस गांव का रहने वाला है, ये है। फिर पाकिस्तान तो मानना पड़ा कि यस हमारा से। लेकिन आज तक एक देखो रणवीर, ये बड़ी विशेषता है कि आज तक पाकिस्तान ने कभी कहा नहीं कि कसाब को न्याय नहीं दिया भारत ने, नहीं। उसमें एक पाकिस्तान एक कहीं भी नकार की घंटा नहीं बजाई, क्योंकि उसके लिए 2-2 वकील दिए थे। पूरी तरह से हमने ओपन कोर्ट में ये ट्रायल चलाई। देश के सभी मीडिया के पर्सन थे, फॉरेन मीडिया के लोग कोर्ट में हाजिर थे। पूरी तरह से उन्होंने सुने। सर वो बताइए, वो एंड के बदलाव के बारे में बताइए। नहीं, देखिए, कसाब में एंड में, देखिए, बाद में उसको महसूस हो गया था कसाब को कि जो मुझे सिखाया गया वैसी स्थिति नहीं है। उसे एक भड़काया गया था कि नमाज नहीं पढ़ने देती यहाँ, तो उसको नमाज की बात सुनाई दी। उसको अटेंशन, देख भारत में सब कैसे फ्री चल रहा है, सभी लोग, हमारे बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर भी मुस्लिम भी थे। तो ये ऐसा कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन यहाँ नहीं है जो उसकी
जिसकी सोच के आधार पर इसको बुराई सिखाई गई। मतलब भारत की एक बहुत नेगेटिव पिक्चर पेंट की गई थी उसके दिमाग में पेंट, पर यहाँ रहने के बाद उसको पता चला, रहने के बाद, पुलिस कम्युनिटी दिखाने के बाद, पिक्चर्स दिखाने के बाद, चैनल पे टीवी पर बातें करते समय उसे मालूमात हो, एक सेंस ऑफ गिल्ट थी। नहीं, अभी वो गिल्ट देखो, वो एक शातिर दहशतगर्दी था, गिल्ट नहीं, पर लेकिन उससे चेहरे से मालूमात होता था कि उसको रिपेंटेंस आ गया था कि मैंने जो किया वो गलत किया है। कभी रोया आपके सामने वो? नहीं, रोया नहीं, रोया नहीं, 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 रोया नहीं, रोया नहीं। नेचर कैसा था? देखिए, अभी उसका नेचर, एक लड़का सिंपल दिखता था, हंसता था, मेरे साथ में बात करता था, मैं इतना ही कहूंगा। क्योंकि जब मैंने उसे पहले देखा, तब मैंने कहा कि ये साला लड़का इतना बेरहमी से लोगों को मारा। आपने उसका पिक्चर देखा होगा, अबू इस्माइल, और वो सीसीटीवी फुटेज आया था, तो ही वॉज लाफिंग विद, जब लोग मर रहे थे तब ये हंस रहा था। और इसी आधार का, वही पिक्चर का मैंने कोर्ट में आधार लिया था। मैंने कहा देखो वो बच्ची मर रही है और ये हंस रहा है, सो ही इज एंजॉयिंग द डेथ ऑफ दैट स्मॉल गर्ल। तो इसे कहते हैं कि क्रूएल्टी, और ऐसी क्रूएल्टी सुधार नहीं सकती। ये फेज और ये केस आपकी लाइफ के लिए सबसे साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग था? हाँ बिल्कुल, पूरी, देखिए मेरी पूरी प्रतिष्ठा इस केस में जुड़ी हुई थी। अगर इस केस के बारे में मेरे वजह से कुछ अगर वीक पॉइंट्स, लूज पॉइंट हो जाते थे, तो मैं देश की दृष्टि से बदनाम हो जाता था। योर रेपुटेशन वाज ऑन द लाइन। रेपुटेशन वाज ऑन द स्टेक। और मुझे यह साबित करना था कि इसे पीछे शक्ति को। हाँ, जो मैं पाकिस्तान में गया था बाद में, कसाब को फांसी देने के बाद, तब हम पाकिस्तान में 8 दिन रहे। हमने पाकिस्तान में पूछा अधिकारियों से कि भाई आपने हाफिज सईद को नहीं आरोपी किया, जकीउर रहमान लखवी जो लश्करी कमांडर था उसको आपने अभियुक्त नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाए? उनके जो मेजर जनरल थे, जो लीगल देखते थे, वो कहा कि मिस्टर निकम, देयर इज नो एविडेंस। मतलब एविडेंस तो आपको ढूंढना है भाई, साजिश आपके देश में हुई है, साजिश हमारे देश में नहीं हुई है। बोले हमको ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन में बुलाया नहीं। मतलब क्यों बुलाएंगे हम आपको? क्योंकि साजिश के मुताबिक ये 10 लोग आए, उन्होंने गुनाह किया, उसके बारे में हमने उनको, खत्म हो गया। साजिश तुम्हारे देश में अगर हो गई है तो आपको ढूंढना होगा। तो नहीं, बोले तुमको देना है एविडेंस हमारे, फिर हम देखेंगे। अभी तक देखो, उन्होंने जो लोगों को पकड़ा, जिन्होंने कुबेर बोट से आए, पाकिस्तान से कुबेर बोट से, अल हुसैनी बोट, कुबेर तो यहाँ आई थी, तो वहां से आए, तो मतलब उनको पकड़ा तुमने। वो तो छोटे फिश है, बड़े जो बिग फिशेस है वो तो अभी भी कानून के जाल के बाहर है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अपन आपको देना। फिर वापस आ गए, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता दिया। फिर बाद में मैंने पढ़ा कि डेविड हेडली जो एक था, जो 26/11 के आतंकी हमले के पहले भी मुंबई में आया था, जिसमें फोटोग्राफ्स लिए थे, जहां जहां टारगेट अटैक हुआ 26/11 का, सब जगह के फोटोग्राफ लिए थे। वापस वो अमेरिका गया, अमेरिका से पाकिस्तान में गया, और पाकिस्तान के उसने लश्कर तोयबा को फोटोग्राफ, और ये उसने खुद इकबाली बयान दिया शिकागो कोर्ट में, और उसके तहत उसको 35 ईयर्स की सजा हुई थी। और ये 35 ईयर्स सजा होने के बाद उसमें प्ली बार्गेन, देखिए अमेरिका और उसका प्ली बार्गेन एग्रीमेंट हुआ था। अमेरिका बोले तू गुनाह कबूल कर दे, हम तुझे सजा देंगे। फिर उसने बोला कि मुझे सजा दो लेकिन फांसी मत दो। उसको अमेरिकन फांसी नहीं दी, क्योंकि वो डबल एजेंट काम कर रहा था, वो अलकायदा के लिए भी अमेरिका के खिलाफ काम किया था। तो इसलिए उसको सजा दी, और उसको ये कह दिया कि अब हम भारत के पास नहीं देंगे तुझे, पाकिस्तान को भी नहीं देंगे, लेकिन तुझे सबूत देना पड़ेगा। उन लोगों देशों ने मांगा था, अमेरिका ने उतनी चालाकी दिखाई। और जब मैंने ये पूरा जजमेंट पढ़ा, तब मैंने सोचा कि इसका एविडेंस लेना होगा। फिर मैंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को कहा, उस वक्त चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी फडणवीस थे, उनको कहा कि ये एविडेंस हमें लेना है। उन्होंने बोला जो भी मदद चाहिए बताइए। फिर मैं गया, अमेरिका गया। फिर मैं और एक पुलिस
फिर वहां से हमने उनसे मीटिंग ली अमेरिका से अधिकारियों से, और फिर डेविड हेडली के मैंने गवाही ली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 8 दिन गवाही चली, लाइव एविडेंस। पूरी दुनिया में हलचल मच गई कि एक टेररिस्ट की गवाही हम ले रहे। आपने पूछा होगा वो अगर गुनहगार है, आपके दिमाग में रणवीर ये सवाल जरूर आया होगा कि भाई उसने तो पहले यहाँ के फोटो लिए थे, वो भी गुनहगार है, फिर उसका कैसे सबूत लिया तूने? कानून में गुनहगार का एविडेंस नहीं होता है, लेकिन हमने उसको माफी दे दी। सवाल यह है कि हमने माफी क्यों दी? क्योंकि मुझे मालूम है कि चोरों को अगर पकड़ना है तो चोरों को ही भेजना पड़ता है। अंग्रेजी में कहावत है, सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। और इसलिए हमने डेविड हेडली की गवाही ले ली और पाकिस्तान को हमने भेज दी कि ले देखो। और डेविड हेडली ने हमें बता दिया कि हमने ईमेल ये सब भेजा था, बड़े चाचे का क्या होगा, छोटा चाचा का। मैंने उसको डेविड हेडली को पूछा, बड़ा चाचा मुझे कौन रहे भाई? तो उसने बोला हाफिज सईद को हम बड़ा चाचा बोलते थे, ईमेल में लिखा है बड़ा चाचा। ये पूरा शिकागो कोर्ट का हमने एविडेंस ले लिया। छोटे चाचा मुझे रहमान लखवी। और उसके बाद पाकिस्तान चुप पे बैठा। देखिए, कानूनी ट्रायल चलाना ये भी एक प्रकार का कानूनी जंग होती है, और मैं खुद को एक कमांडर समझता हूं। कमांडर इसलिए समझता हूं कि यू हैव टू एंटिसिपेट कि आगे चल के क्या होने वाला, तुम्हारा एनिमी किस प्रकार अटैक। जैसे आर्मी में स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना कि भाई हमारा यहां एयर स्पेस से ये करेगा, ड्रॉपिंग करेगा, हमारा रणगाड़ा दल यहां से जाएगा, भूतल वाला यहां से जाएगा। उस प्रकार स्ट्रेटेजी अपने करो कि गुनाह साबित करना है, अगर गुनहगार को सजा देना है तो हमारा इन्वेस्टिगेशन में क्या खामियां हैं और हम किस प्रकार रेक्टिफाई कर सकते हैं। मुझे जब मैं केस चलाता हूं तो आम गवाहदार तो एकदम गांव में से छोटे रहता है, मैं तो पूरे महाराष्ट्र में घूमता हूं, देहाती रहता है, उसको अनपढ़ रहता है, उसको पढ़ाना, उसको प्रति उज्जवल निकम बनाना ताकि वो कोर्ट में डिफेंस लॉयर को क्रॉस फेस कर सकता। बहुत सारे बॉलीवुड के मूवीज बन रहे जहां फंडिंग दुबई से आती है, ऐसे कहा जाता है। मैं आपसे मुझे नहीं लगता अभी आते होंगे। पहले क्या था, डॉन, दिस बॉलीवुड वाज यू सी इन्फ्लुएंस्ड बाय द डॉन पीपल। ये ना सर बहुत सुना है हमने। हाँ, 90s में, 2000 सही बात है। एक थोड़ा लीगली आप ब्रेक डाउन कर सकते हो कि क्या हो रहा था एग्जैक्टली, एक्सरे क्या है? देखिए, गुलशन कुमार की मर्डर केस मैंने चलाई है, आपको तो पता होगा। गुलशन कुमार की साजिश हमारे मुताबिक, इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो हुई थी वो तो दुबई में हुई थी और एक बॉलीवुड के शो के अंदर हुई थी। वजह कुछ भी हो, कुछ भी इंटरनल कंपटीशन हो कि मेरे इसमें किसने गाना चाहिए, दूसरा कहता था इसने गाना चाहिए, मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा। ये झगड़े का मूल कारण था। छोटे से चिंगारी शुरू हो गया, गुलशन कुमार जी का मर्डर हो गया। उस केस को थोड़ा ब्रेक डाउन कर सकते हो? हाँ, हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसकी साजिश जब दुबई में हुई और बड़े बड़े लोग उसमें थे, साजिश में शामिल नहीं थे, वो शो में शामिल थे जी, लेकिन उनका भी स्टेटमेंट लिया गया था उनके नतीजे पर। और अपने को पता है, नदीम सैफी को भी हम एक मुलजिम, उसको पुलिस ने उसको किया था, लेकिन नदीम सैफी को उस वक्त मर्डर के पहले ही वो लंदन में था, इसलिए उसने दावा किया कि मैं नहीं हूं, और उसको एक्सट्राडिशन के लिए हमने मांग की थी। बो स्ट्रीट मैजिस्ट्रेट के सामने उसको एक्सट्राडिट करने की ऑर्डर भी की थी, प्राइमा फेसी एविडेंस। नदीम ने अपील किया, फिर वो जीत गया अपील में, फिर नहीं आया वापस। पर जो इंटरनल क्लैशेस इनके थे बॉलीवुड के, वो भी एक वजह थी। आपस में कंपटीशन जो था, आपस में कंपटीशन, थोड़ा बाकी 3Ws में भी एक कारण था। तो इसमें जो इंटरनल जो उनकी दुश्मनी थी, वो भी एक वजह थी। पर ये बॉलीवुड मीट्स अंडरवर्ल्ड, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि बॉलीवुड में इजी वर्चूज मनी, हाँ ओके, ये कारण मेन था। पैसा मिलता था
और पहले बॉलीवुड एक जमाने में हमें दुबई से न्योता आया, डॉन भाई ने बुलाया, ये बड़ी अहम चीज लगती थी उनको। जो मेरे पढ़ने में आया, जो इन्वेस्टिगेशन पेपर से मानो, उससे कह रहा हूं। पैसे, बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे, पैसे मिलते थे और हमारा भाई से ताल्लुकात है, भाई ने बुलाया है, भाई ने किया है। ये भाईगिरी, भाई चाचा जो चल रहा था ना, उससे थोड़ा सा बॉलीवुड का भी, और आज भी हमारे देश में बॉलीवुड को भगवान के रूप में देखने वाले बहुत आम आदमी है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस ने ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हम क्या आदर्श हमारी पीढ़ी को दे रहे हैं, हमारे नौजवानों को क्या दे रहे हैं। क्योंकि आज भी बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस को कई बच्चे भगवान जैसे मानते हैं। वो सेलिब्रिटी तो है ही। को लगता है कि डर की वजह से वो एसोसिएट करते थे कि अगर ना बोला डी गैंग को या अंडरवर्ल्ड, ये भी एक वजह है इसमें से। देयर आर 2-3 रीजंस। वन ऑफ द रीजन इज, उनको लगता था कि भाई ने बुलाया, मुझे बड़ी, अपने को समाज में एक प्रतिष्ठा मिल गई है। प्रतिष्ठा, हाँ, ऐसा लगता था उनको। आमतौर पर नहीं बताते थे, लेकिन एक मन में से तो था कि हम दुबई में जा रहे शो के लिए। वट फील होता था। हाँ, वट फील होता था, कि एक महसूस होता था। और दूसरी बात तो ये थी, डर, आपने जो कहा कि नहीं गए तो ये हो जाएगा। और उस वक्त तो डर भी था ही ना लोगों, उनके मन में। वो तो एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। और जिसलिए अभी जो हमारे कानून बन गए, जिस वजह से सरकार भी अभी एक्शन, क्विक एक्शन होती है, पुलिस मशीनरी भी तगड़ी बन गई है, हमारी इक्विपमेंट मॉडर्नाइजेशन पे चली गई है, हम अभी किसी का कॉन्वर्सेशन इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ये कुछ बड़े अहम चीज होती है। आपने सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस को फॉलो किया है? हाँ, देखा है, सुना है मैंने। एज अ लॉयर आपका ओपिनियन क्या है? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा उसके बारे में, क्योंकि क्या है, मेरे पास उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है और कोई सबूत भी मैंने देखे नहीं है। सबूत के आधार पर ही मैं बोलता हूँ, सबूत नहीं है तो मैं नहीं कहता हूँ। जी जी। सुशांत की सिस्टर आई थी शो पर। फैमिली ये चाहती है कि केस को फिर से खोला जाए, क्योंकि क्लियरली मार्क्स थे उनके नेक पर। आई बिलीव दैट वाज द कोर ऑफ व्हाट शी सेड। तो शी बिलीव्स कि जो डॉक्टर ने बताया वो सच नहीं है। दैट्स व्हाट वाज सेड ऑन द शो। ये जैसे आपको जानकारी नहीं, मैंने देखा नहीं जी। देखो, अभी पुणे तलवार का आपने सुना होगा, दिल्ली का केस, उसके बारे में भी कई बार अलग अलग स्टोरीज बताई जाती है। जब तक मैं पेपर नहीं देखता, केस पेपर नहीं देखता, जब तक मैं किसी उनसे बात नहीं कर पाता, तब तक मुझे सच्चाई तक नहीं बता सकता क्या इसमें कितनी सच्चाई गहराई है। क्या सीरियल किलर से मिलो? सीरियल किलर, हाँ, साइकोलॉजी अलग होती नहीं, इनकी साइकोलॉजी अलग। में कोल्हापुर का बाल हत्याकांड चला है। दो लेडीज ने कम से कम 12 छोटे बच्चों को 5 साल के अंदर मार डाला था। 2-3 साल को किडनैप करना। उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन कोल्हापुर, मुंबई, नासिक, पुणे। वजह कुछ नहीं, ऐसे बच्चों को लेके जो अगवा करते थे, उनको हाथ में लेके पिक पॉकेटिंग करते थे। पकड़े गए, समझो मैंने आपका पॉकेट पिक। लेडी था अंजनाबाई गावित, उसका नाम था, उसके मदर का, रेणुका एंड सीमा गावित, उसके 2 बच्चियां। तो अभी ये खिसा काटने से, पिक पॉकेटिंग करने से अगर पकड़ेगा, आपने मुझे पकड़ा, समझो मैं अंजनाबाई हूं, आपने मुझे पकड़ लिया, तो मैं जोर से ढोंग करूंगा कि मैंने कहा चोरी की, मैंने कहा पिक पॉकेट किया, आपका खिसा थोड़ी कापा, आप झूठे इंजाम लगाए। तो मैं बोलूंगा अरे मैंने अपना तो आपका हाथ पकड़ा है, ये क्या डायरेक्ट सबूत है, आपके हाथ में पैसे। फिर वो शोर मचाते, ये देखो तुम मेरे पर झूठा आरोप करते। ऐसे फेयर बियर में गर्दी का जहाँ भीड़ की ठिकान हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, तो मेरे हाथ का जो बच्चा पकड़ा हुआ है गोद में, तो उसको जोर से फेंक देती थी जमीन पर। तो आपकी पब्लिक सिंपैथी जमा हो जाती, अरे आप क्यों खामोखाम रणवीर जी आरोप कर रहे, वो क्यों करेगी, उसमें बच्चों को लाग रहा। मतलब तो पब्लिक सिंपैथी मेरे पास आ जाती थी। खुद की चोरी के दौरान बच्चों को प्रॉप की तरह यूज करती थी। हाँ, शील्ड की तरह, डिफेंस शील्ड। और वो लड़का छोटा 3 साल का, 2 साल का, तो बोल भी नहीं पाता था, उसमें इंज्योर हो जाता था, बाद में वो ट्रीटमेंट नहीं करती थी, मर जाते थे। ऐसे 12 लड़कियों को उन्होंने मारा। वो केस जब मैंने कोर्ट में चलाई,
सबसे मैंने आपने अच्छा सब्जेक्ट निकाला रणवीर जी। मैंने कई आतंकवादियों के खिलाफ ट्रायल चलाए, कई डेकॉइट्स के खिलाफ चलाए, कई गैंगरेप वाले के चलाए, कई अलग अलग मामले चलाए। लेकिन ये जो बाल हत्याकांड जो कोल्हापुर का चलाया ना मैंने, उसका फैसला, वो 2 लेडी, एक तो अंजना बाई कभी जेल में ही मर गई, रेणुका सीमा को कोर्ट ने फांसी की सजा दी। आपको मालूम है कि कोर्ट के आगे जैसा फैसला हो गया 1:30 बजे, कोर्ट के सामने कितने लोग होंगे खड़े? 250-300। कौन थे? छोटे छोटे स्कूल के बच्चे। क्या कर रहे थे वो? मुझे शुगर दे रहे थे, चक्कर, कि साहब आपने न्याय दिया, साहब ने। छोटे बच्चे हूं। मेरे जिंदगी में ये सबसे आनंद मुझे जो मिला है ना इस केस से, कसाब को फांसी चढ़ाने से नहीं मिला ज्यादा, वहां तो पाकिस्तान को मैंने एक्सपोज किया, लेकिन छोटे बच्चों को लगा। और उस वक्त कोल्हापुर में सभी इधर, अरे अपने छोटे बच्चों को बाहर नहीं जाने देना, अगवा कर लेंगे कोई भी, इस प्रकार की एक भीति का माहौल हुआ था। और उनकी इंटेंशंस सिर्फ पैसे कमाने की थी। पैसे कमाने की थी। तो गुनाह कोई शख्स आदमी ही करता, ऐसा नहीं है। ऐसा अच्छा, और रेणुका मैरिड थी, उसको भी बच्चे थे, लेकिन खुद को बच्चे को बचा रखती थी। मेंटालिटी। फिर उसको, हमारे पास सबूत क्या था? हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं। हमने जब ये पुनः में घाट जो है जंगल में, क्या खंडा घाट के यहाँ, वहां से हमने वो स्केलेटन्स निकाले बच्चों, उन्होंने बताया 3 अनऑफिशियली तो 45 लड़के के ऊपर है। मैं पता, हमारे पास सबूत नहीं थे, मिसिंग कंप्लेंट नहीं थी। तो आपने कहा ना ये एनर्जी आपके पास कहाँ आती है? अच्छे काम करने से एनर्जी आती है। ऐसे सीरियल किलर्स की साइकोलॉजी होती क्या है? नॉट नहीं, साइकोलॉजी मीन्स उनका पास पैसा कमाना, इजी मनी, क्रूएल, पढ़ाई कम, लेकिन शातिर दिमाग के। जब आपको बता था कैसे शातिर दिमाग के होंगे। ये केस हमारी सीआईडी के लोगों ने इन्वेस्टिगेट किए थे। अभी मैं मेरे सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग सुनने के लिए, क्या गवाहदार बताता है कुछ नहीं, सुनने के लिए सिविल यूनिफॉर्म में, सीआईडी तो आपको मालूम है कि पुलिस की वर्दी नहीं रहती, सीआईडी की वर्दी रहती है। जैसे कोर्ट में बैठते थे तो ये लड़कियां तुरंत पहचानती थी और कोर्ट को बताते थे कि साहब ये पुलिस के सीआईडी के लोग बैठे कोर्ट में, उसको बाहर निकालो। कोर्ट मुझे पूछती थी, हमें निकालना पड़ता था बाहर, क्योंकि कानून ऐसा कहता है कि पुलिस ऑफिसर शुड नॉट सिट इन द कोर्ट हॉल। देखिए कितने होशियार, हर कोई क्रिमिनल है रणवीर, एक बात ख्याल में रखना, हर क्रिमिनल इंटेलिजेंट होता है, मैं मानता हूं, कोई बुद्धू नहीं रहता। इंटेलिजेंस इज अ प्री रिक्विजिट फॉर क्राइम। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। उसको कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। अजमल अमीर कसाब इंटेलिजेंट था, लेकिन सोच गंदी थी। डेकॉइट वैसे ही कैसे होता है? डाकू दिखने में तो आमतौर पर आदमी दिख रहे, लेकिन ये जो डेकॉइट होती है, ये तो 10 लोग, इनका काम तो रेप करने का ही था, गैंग रेप। वजह? ये मैंने जो केस चलाई वो कोठेवाड़ी डेकॉइटियन गैंग अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में चलाए थे। वो जो कुछ नहीं, एक परवर्सिटी, सेक्सुअल ड्राइव एंड लूट मार करना। डेकॉइट क्या करते थे? चंबल में डेकॉइट क्या करते थे? वही करते थे ना। ये घोड़े पे चलते थे, ये जीप में 8-10 लोग चलते थे। फिर उनमें से हमने रूल एंड डिवाइड, उसमें एक डेकैत का हमने माफी का गवाह बना दिया, उसके माध्यम से हमने पूरी इनको सजा करवा दी। एक थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है सर, पर आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक रेप की वजह क्या होती है यूजुअली, कि अलग अलग वजहें होती है? नहीं देखो, अभी शक्ति मिल गैंग रेप केस बंबई की, क्योंकि एक प्रेस रिपोर्टर, मीडिया रिपोर्टर लड़की, वो शक्ति मिल यहां जो थी, जो बंद पड़ी हुई, ये दोनों रिपोर्टर्स, यंग रिपोर्टर्स, एक लड़का और लड़की, उस जगह को शूट करने गए थे। वो ऐसा निर्जन है, लोनली है, और शूट का मकसद यह था कि बंबई इतना बड़ा भीड़ होने के कारण भी ये ऐसी जगह वेस्टेज पड़ी है। ये लड़कों ने देख लिया, पकड़ा, लड़के को भी पकड़ा, लड़की को भी पकड़ा, और उस पर गैंग रेप के 5 लोग थे लड़के। 5 लड़कों ने रेप किया
जो 5th वाला था उसने मोबाइल में उसमें कुछ तो भी ब्लू फिल्म थी, उसके पोजेस दिखा के उस पर उसने रेप किया और बाद में बोला सॉरी उस लड़की को, मीडिया को। देखो मैं हैरान हो गया। देखो हमने कानून में बदलाव लाया, दिल्ली में जो केस हुई उसके बाद कानून में कुछ बदलाव लाए, उसके मुताबिक वो विक्टिम गर्ल को पुलिस कंप्लेंट करना पड़ता है, वहां उसको बोलना पड़ता है रिकाउंट इंसिडेंट कैसे हुआ क्या हुआ, कंप्लेंट में तो बोलना पड़ता है। फिर उसके बाद मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देना पड़ता है और फिर कोर्ट में गवाही, 3 बार गवाही, उसको रिकाउंट करना पड़ता है। ये बुराई नहीं है और इसलिए कानून में संशोधन करना अभी भी बाकी है, मैं ये व्यक्तिगत रूप से मानता हूं। स्पेशली रेप लॉज को लेकर और भी सुधारना करना जरूरी है। ये भी मैं मानता हूं कि झूठे इंजाम लगाने से बचने के चाहिए। ऐसे ही केसेस होते हैं, झूठे एक्यूजिशन किए जाते, तुम प्रेस्टिजियस आदमी और रणवीर बड़ा आदमी है, लगा दिया झूठा। मैं आपके आमतौर पर एग्जांपल दे रहा हूं। नहीं, इट्स करेक्ट। हाँ, झूठे इल्जाम होता है, झूठा इंजाम होता है। और इसलिए देखो ये लड़की पर क्या हालत होगी उसकी, उनको सजा हुई, आजीवन कारावास की सजा हुई, वो बात छोड़ दीजिए। पर ये इनबॉर्न क्रिमिनल परवर्सिटी टेंडेंसी के लड़के कोर्ट में कैसे पेश आते हैं जो रेपिस्ट होते हैं? एप में आरोपी अभी तो क्या पेश आएंगे, वो तो चुपचाप बैठे रहते। दे डोंट स्पीक अप, they can't speak. If they had to speak, they can give their statement. कोर्ट पूछती है कि ये ऐसा सबूत आया है, तुमको क्या कहना है, वो तो बोलते। पर रेप की वजह लैक ऑफ एजुकेशन होती है, एक्सेसिव परवर्जन होती है, देखो उसमें आज जो फ्री मीडिया आ गया ना, वो भी जिम्मेदार है उसके लिए। पॉर्न कल्चर जो आ गया ना आजकल, तुम्हारे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी जो दिखाया जाता है, वो भी एक जिम्मेदार कारण है। क्या देखना चाहिए बच्चों लोगों ने, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या आज फैमिली में कंट्रोल है? आज माँ बाप दोनों सर्विस करते हैं, बच्चा क्या करता है पता नहीं रहता है। शाम को आने के बाद तुमने स्टडी किया क्या, नहीं स्टडी किया, स्टडी होमवर्क कर लो, इतना खत्म। क्या आपस में लिखो, उसके कभी बात करते हो क्या आज दिन में किससे मिला हो क्या? वो जो ब्रीच है ना, वो डेवलप नहीं होता है। आप ये मानते हो कि अगर एक रेप साबित हो चुका है तो सजा और भी ज्यादा इंटेंस होनी चाहिए देन जस्ट अ डेथ पेनल्टी? नहीं, देखिए अभी एक सवाल उसमें ये भी है कि कानून ये देखता है कि रेप, ये जो गुनाह किया है उसने, वो पहली बार किया है क्या, रिपीट ऑफेंडर होगा तो उसको फांसी दी जाती है। कानून में ये धारा लाई गई। पहले रेप में सजा होगी, वापस छूटने के बाद अगर वापस रेप करता है तो उसको डेथ पेनल्टी की सजा है। छूटने के बाद? छूटने के बाद में, ये सजा पूरी होने के बाद अगर वापस रेप करता है। कितनी लंबी सजा होती है यूजुअली? नहीं, ऐसा वो डिपेंड है, आजीवन कारावास। कई तो 2-2 साल की लड़की पर रेप किया है। मैंने एक केस चलाई, 2.5 साल की लड़की थी, मार डाला रेप करके। तो देखो कितना दुख झेलना पड़ता है, और मुझे उन तमाम लोगों को दुख ध्यान में रखना पड़ता है कि जिनके बच्चे पर यह अत्याचार हुआ है, जिन पे ये गुजरी गए। रेप लॉ बदलेगी आपके मुताबिक? नहीं, रेप लॉ बदलेगी यानी उसमें थोड़ा सुधार लाना जरूरी है, क्योंकि हमें हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उस पर झूठे आरोप नहीं कर सकते। जी। नहीं तो कोई भी, आज तो आपने देखा होगा कि मी टू बीच में चला था ना, कुछ फॉल्स मी टूज भी थे उसमें। बहुत फॉल्स मी टू थे, पर तुम्हारा रेपुटेशन की तो धज्जियां उड़ गई। तो इससे भी बचना चाहिए। मीडिया का ने भी ध्यान देना चाहिए कि जिस पे आरोप लगाए सही है कि झूठ है, पहले से भी क्यों आप उसको डिफेम कर देते, कंडेम कर देते। मीडिया ट्रायल्स जैसे कहते हैं, होते हैं ना।
अच्छा लगा आपसे मिलके। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए पॉडकास्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, बहुत बढ़िया। आपने जिस खुबिया से मुझे कई सवाल किए, मुझे पता नहीं कि कई राज मैंने जो आप बताना चाहिए था क्या नहीं चाहिए, पर मैं एक कह रहा हूं कि मैंने छप्पर फाड़ के आपके सामने बात की। थैंक यू सर। बाकी उसमें कोई छुपाई नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई किसी की निंदा नालस्ती नहीं की। इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान आपने कहा था कि बॉलीवुड के प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखना चाहिए, वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेरा मानना ये है कि आज के जमाने में ना असली इन्फ्लुएंसर्स आप जैसे लोग हैं, धन्यवाद। जिनके पास एक्सपीरियंस है। धन्यवाद। फिल्मों के अलावा भी बहुत महान इंडस्ट्रीज होती है, क्योंकि हमारे देश में हमारी लॉ की इंडस्ट्री बहुत महान है, पर लोग सिर्फ अब लॉयर्स को जानने लगे हैं सर। एंड आप इन मेनी वेज, ये मैंने अब तक नहीं कहा पर ये पहले ही कहना चाहता था मैं, कि आप एक सुपरस्टार लॉयर। अरे नहीं तो वी आर ऑल ऑनर्ड टू होस्ट यू सर। जी, आई एम वेरी काइंड ऑफ यू। आपने भी बहुत खूबिया से कि जिसने मुझे ओपन किया। देखिए, आदमी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए ज्यादा? बस आप जैसे लोग मिले, आप जैसे लोग हमारी प्रशंसा करते, सब मोर देन थे। चलो, टाइम की कीमत बहुत ज्यादा होती है लॉयर्स की, तो आई अप्रिशिएट इट सर। लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड उज्जवल निकम सर के साथ। बताइए कैसा लगा, हमें ये भी बताइए कि आपको और कौन से लॉयर्स को देखना है TRS पर। डेफिनेटली सेंड इन योर गेस्ट सजेशंस। इस साल मुझे बहुत सारे एडवोकेट से बात करनी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से बात करनी है, बट वी नीड गेस्ट सजेशंस फ्रॉम यू। सो कीप सपोर्टिंग TRS, कीप हेल्पिंग अस ग्रो। बहुत सारे एपिसोड्स आ रहे हैं जो ऐसे ही तगड़े फील वाले हैं। कीप वॉचिंग, keep learning, keep growing with TRS.